नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे एक जन्म कुंडली पे। ये जो हमारी जन्म कुंडली विश्लेषण की जो सीरीज है, ये इसका तीसरा भाग है। और इसमें आज जो हम जन्म कुंडली ले रहे हैं बड़ी अजीब सी है और अच्छी भी है। और ये जो जन्म कुंडली हमारे पास आई थी, ये बिजनेस को लेके आई थी कि इनके बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव है और ज्यादातर इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है और अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं। लंबा समय हो गया, कभी प्रॉफिट होता है तो बड़ा अच्छा लंबे समय तक होता है, नुकसान होता है तो लंबे समय तक होता है। तो जबकि इनके धन भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, यानी कि ये जो दूसरा भाव है उसे हम धन भाव कहते हैं। धन भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, शनि और बुध। और लगन में चंद्रमा बैठे हैं, बड़े ही अच्छे हैं। और गुरु जो है वो 12वें भाव में है और मंगल जो है वो तीसरे भाव में है। तो एनर्जी का अधिक होना वाजिब सी बात है, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल जो है योग कारक होते हैं और मंगल सूर्य की राशि में है, तो बड़े ही जबरदस्त हो गए। तो इस जन्म कुंडली में मंगल बड़े ही योग कारक है। और यहाँ पे सूर्य ने 2 ग्रहों को अस्त कर दिया है, एक तो बुध को, एक शुक्र को। बुध जो है वो 18.56 डिग्री आश्लेषा नक्षत्र है और शनि जो है वो पुष्य नक्षत्र है। शनि यहाँ पे 12.35 डिग्री है। और ये जो लाल कलर का जो बिंदु आ रहा है, इसका मतलब अस्त है। आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप नीचे जो ग्रहों की ग्रहों की स्थिति दी हुई थी, इसमें आप देख सकते हैं सूर्य जो है वो कर्क राशि में है, 8.40 डिग्री पुष्य नक्षत्र है। और ये जो है इनकी स्थिति यहाँ पे नहीं दी गई है, यानी कि ये मतलब यहाँ पे ओके है, यानी ओके का मतलब है अस्त नहीं है और वक्रीय भी नहीं है। तो अब आगे देखें, यहाँ पे बुध है। बुध की जो डिग्री है वो 18.56 डिग्री है और ये आश्लेषा नक्षत्र में है और अस्त अवस्था में है। बुध जो है 18.56 डिग्री अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के पास है। यहीं पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, शुक्र तो है 18.49 डिग्री है, यानी कि इसमें और इसमें सिर्फ 7 डिग्री का अंतर है। तो 7 डिग्री के अंदर दोनों का नक्षत्र और उप नक्षत्र सेम है, लेकिन एक ग्रह अस्त हो गया और एक ग्रह अस्त नहीं हुआ। ये बड़ी ही अजीब सी विडंबना है पराशरी ज्योतिष सिस्टम की। और इसके बाद ये जो शनि है कर्क राशि में ही है, 12.35 डिग्री है और चंद्रमा के राशि है, ये पुष्य नक्षत्र है शनि का ही। और यहाँ पे शनि देवता अस्त हो गए। अब ये थोड़ा सा समझ से बाहर की चीज है कि सूर्य के साथ सटकर तीनों ही ग्रह बैठे हैं, शुक्र, बुध और शनि। जब बुध जो है 18.56 डिग्री पे बैठा है तो सूर्य तो उसके पास है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो सूर्य अगर शनि को अस्त कर सकता है जो 12.35 डिग्री में है, तो शुक्र तो 18.49 डिग्री में है, यानी कि वो शनि और बुध के बीच में है। बुध अगर 12 डिग्री, शनि जो है 12 डिग्री पे 12.35 डिग्री पे है, तो यहाँ से अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके बाद 18.56 डिग्री तक बुध है तो वो भी अस्त हो गया। तो बीच का जो गैप है उसमें कोई ग्रह होगा तो वो भी अस्त हो जाएगा। तो ये शुक्र जो 18.49 डिग्री है ये अस्त नहीं दिखा रहा है। या तो इस सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हो गई होगी या कोई सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियरिफाई नहीं हो पाई है इन चीज़ों ये जो हमारे पास जो प्रोसीजर होते हैं उनमें। लेकिन हम जो रिजल्ट है वो नक्षत्रों से निकालते हैं। हमारी जो ज्योतिष है वो नक्षत्रों बेस है और हम ये रिजल्ट निकालते हैं कि शुक्र जो है वो आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का है, उप नक्षत्र केतु देवता का है। हम इससे रिजल्ट निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे गुरु को देखें, गुरु कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में है, तो गुरु जो है 12वें घर में है, लेकिन निरायन में वो 11वें घर में आ जाते हैं। तो और गुरु जो है वो 7वें घर के मालिक है, क्योंकि धनु राशि है यहाँ पे और 12वां मीन जो राशि है वो है इनकी 10वें घर में। तो यानी कि गुरु यहाँ पे 7वें, 10वें और 11वें के रिजल्ट बनाता है, बहुत योग कारक है। एक्चुअल में इसे आप केंद्राधिपति दोष भी कह सकते हो। केंद्राधिपति दोष का जो अर्थ होता है वो है कि केंद्र के अंदर एक ही ग्रह की 2 राशियां आना। जैसे यहाँ पे लगन का मालिक जो बुध है उसकी दोनों राशियां मिथुन और कन्या, और यहाँ पे धनु और मीन राशि पाइसिस जो केंद्र में आ गई है। और गुरु जो है वो 12वें घर में है। गुरु अगर यहाँ पे चौथे घर में हो, छठे घर में हो, 8वें घर में हो और 12वें घर में हो, तब जाके इसको केंद्राधिपति दोष भी लगता है। तो यहाँ पे गुरु केंद्राधिपति दोष में, लेकिन
गुरु जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 7वें घर का, 10वें घर का और 11वें घर का। बड़ा ही योग कारक रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि ये बिजनेस का सबसे योग कारक रिजल्ट होता है। और गुरु जो है वो है आपके सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य इस जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है और तीसरे घर का मालिक है, तो बड़ा अच्छा है, कोई कमी नहीं है। दूसरा भाव बड़ा अच्छा होता है। बिजनेस का जो भाव होता है वो होता है दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां। तो गुरु दोनों का रिजल्ट बना रहा है। फिर गुरु की योग कारकता यहाँ पे सिद्ध होती है कि गुरु अपने ही उप नक्षत्र में है। ये गुरु के लिए सबसे बड़ा योग कारक, एक सबसे मेन इफेक्टिव पॉइंट हो गया। गुरु जो है अपने ही नक्षत्र में, तो गुरु ने फिर से अपने नक्षत्र का रिजल्ट दिया, तो अपने ही भावों का यानी 7वें, 10वें और 11वें का रिजल्ट रिपीट किया। तो गुरु का जो रिजल्ट बना ओवरऑल वो ये बना कि दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां बड़ा ही योग कारक। दूसरा घर जो है वो हमारे अकोमोडेटेड वेल्थ का है, हमारी संचित धन पूंजी का है। 7वां घर जो है वो हमारे बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है। 10वां घर जो है वो स्टेटस का है, हमारे जो व्यवसाय का है। 11वां जो घर है वो हमारी प्राप्ति का है। इन सब चीजों के पीछे एक जबरदस्त प्राप्ति, वो सब जो दर्शाता है वो गुरु। तो ये जो जन्म कुंडली है इसमें गुरु सबसे योग कारक है, और इस जातक को गुरु का जो है वो पुखराज पहनना चाहिए, और हमने पहनाया है और रिजल्ट भी आया है। तो और बाकी जो लोग हैं वो इसका रिजल्ट अलग तरीकों से निकालते हैं। जैसे यहाँ पे केंद्राधिपति दोष बना के फिर उसको गुरु को यहाँ पे मैलेफिक बना के गुरु की शांति करा देते हैं, जबकि इस कुंडली में गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो रिजल्ट देता है। इस जातक की जब जब अंतर दशाएं आई है गुरु की, तब तब इसने फायदा लिया है और मिला है इसको। बस कभी यही है कि 12वें घर में देखते ही गुरु को सब जो है वो डर जाते हैं और गुरु के उपाय करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे शुक्र के बारे में बताया था कि शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं हो पाया है, जबकि शुक्र जो है शनि और बुध के डिग्री के बीच में है। तो हम जो रिजल्ट निकालते हैं नक्षत्रों से निकालते हैं। और अब ये जो दूसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, ये जो चीज है यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। दूसरे भाव में जो 4 ग्रह बैठे हैं, अब हम इनका रिजल्ट देखते हैं। जब हम इन सब का रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो ग्रह हैं, कोई भी ग्रह एक जैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है, सब ग्रह अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए हम एक दूसरा सॉफ्टवेयर यूज लेंगे जिसमें काफी सारे सिग्निफिकेटर्स हैं, और सिग्निफिकेटर के थ्रू ही हमें ये चीज पता चलेगी। तो हमारे पास ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कस्पल कुंडली सिग्निफिकेटरों के थ्रू रिजल्ट निकालेंगे। तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबा ना हो तो मैं इसको जल्दी में बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें सिग्निफिकेटर्स को देखें, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य जो है पहले और तीसरे घर का रिजल्ट देता है। शनि के नक्षत्र में है, दूसरे, 8वें और 9वें घर का, और शुक्र के उप नक्षत्र में है तो 8वें और 12वें घर का। तो आप सबको पता है कि 5th हाउस जो होता है वो अगर हम प्राइम कप्स माने और उसका जो वो अगर 8वां, 5वां और 12वां सिग्निफाई कर दे, यहाँ पे देखिए 5वां, 8वां और 12वां ये तीनों सिग्निफाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो इस कुंडली के लिए कोई भी योग कारकता नहीं दिखाता, वो बिजनेस में लॉस ही दिखाएगा। तो ये कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छा नहीं है। इस जातक को सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस के लिए नेगेटिव जा रहा है। उसने 8वां जो घर है वो हमारे नौकरी का 6ठे घर का 12वां घर है, और हमारा व्यवसाय जो होता है उसका 7वां है, तो 7वें का 11वां यानी हमारे कंपटीटर का है 5वां घर। तो 5वें घर के साथ अगर 8वां और 12वां दोनों में मैलेफिक ग्रह है, सॉरी मैलेफिक प्लान भाव है, ये दोनों अगर त्रिक भाव 5वें घर के साथ आए तो उसको खराब कर देते हैं, तो हमारा व्यवसाय है वो घाटे में चला जाता है। इसके बाद सूर्य के बाद अगर हम देखें तो शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो है वहां पे अस्त नहीं हुआ है। शुक्र को अगर देखें तो दूसरे, 5वें और 12वें घर का रिजल्ट देता है, और बुध जो है वो पहले, दूसरे, चौथे का बड़ा अच्छा है। केतु जो है वो 6ठे, 8वें और 11वें घर का, तो यानी कि यहाँ पे देखिए 5वां, 8वां, 11वां भी बना है और 6ठा, दूसरा, 11वां भी बना है। तो ये जो रिजल्ट आएंगे ये आएंगे मिले जुले। अगर कोई अच्छी अंतरदशा आएगी तो इसमें अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरी अंतरदशा आएगी तो बुरा रिजल्ट आएगा। ये हमें अंतरदशाओं से पता चलेगा। यानी शुक्र के अंदर अगर मान लीजिए सूर्य का अंतर आया तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यही अगर शुक्र के अंदर मान लीजिए कोई मैलेफिक ग्रह यानी सॉरी बुरा ग्रह जो नेगेटिव चल रहा है, जैसे केतु यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है तो केतु आया तो हमें बहुत बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो यही महादशा है, कभी अच्छा कभी बुरा रिजल्ट देती है, अलग अलग अंतरदशाओं के ऊपर और अलग अलग गोचर के आने से। यानी गोचर का भी एक बड़ा रोल है इसमें। तो ये सब चीजें हमें कंसिडर करनी है। जैसे अब हम सूर्य का देख लिया, अब शुक्र का देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं शनि का। शनि जो अस्त हुआ था
अब शनि का रिजल्ट देखते हैं। शनि जो है दूसरे 8वें 9वें भाव का रिजल्ट देता है, और शनि अपने ही नक्षत्र में है तो दूसरे 8वें 9वें भाव का रिजल्ट देता है। और बुध मंगल के उप नक्षत्र में मंगल जो है वो तीसरे, छठे और 11वें का रिजल्ट देता है, यानी कि ये बड़ा अच्छा है। दूसरा, छठा और 11वां ये नौकरी का योग है। तो जातक जो है इस समय अगर वो व्यवसाय में है तो कुछ उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन वो निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा इस समय। या फिर जिन जातकों के ज्यादातर ग्रह 8वें 12वें घर के या 5वें घरों के रिजल्ट देता है, उस जातक को व्यवसाय जो है किसी और के नाम से या किसी अपने रिलेटिव या अपने पिता या अपनी माता या पत्नी या बच्चों के नाम से करना चाहिए, जिससे कि उन्हें जो है वो लॉस का सामना नहीं करना पड़े। तो ये चीज जरूर ध्यान दीजिए। तो ये जो हाउस था शनि, ये नौकरी को सिग्निफाई करता है, तो अच्छी नौकरी हो सकती है। तो अगर हम पिता के साथ में काम कर रहे हैं या पिता के अंडर में काम करें तो वहां पे अपना डिसीजन अच्छा आएगा और हम एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे। अब इसमें सबसे अंत में रह जाता है बुध का। बुध यहाँ पे देखिए पहले, दूसरे और चौथे घर का रिजल्ट है देता है, और अपने ही नक्षत्र में है तो पहले, दूसरे, चौथे का। और केतु के उप नक्षत्र में, यहाँ पे देखिए केतु के उप नक्षत्र में केतु छठा, 9वां और 11वां घर देता है। तो ये जो हाउस है बड़े अच्छे हैं। तो अब ये जो बुध है, इस जन्म कुंडली में बुध और शनि बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जो दोनों के दोनों अस्त हुए हैं। और शुक्र और सूर्य जो दोनों ही अस्त नहीं हुए थे, उन दोनों ने ही नेगेटिव रिजल्ट दिए हैं। ये जो रिजल्ट है हमने नक्षत्रों से, उप नक्षत्रों से, अलग अलग भावों के संबंधों से बनाए हैं। तो हमारी जो आज का ये वीडियो था, इसका मेन मकसद यही था कि हम आपको बताएं कि ये जो अस्त होता है या वक्रीय होता है या कोई अलग तरीके से किसी भी तरह से इसको, ग्रह को हम ऐसे ही छोड़ देते कि भाई ये मारक हो गया, ऐसा नहीं है। रिजल्ट दे देता है वो ग्रह, अगर वो ग्रह के नक्षत्र उप नक्षत्र अच्छे हों। जैसे यहाँ पे हमने गुरु को देखा 12वें घर में जरूर बैठा है, लेकिन 99 11वें घर में आया और यहाँ पे उसने रिजल्टों की भरमार लगा दी। तो ये जो चीजें हैं ये आती है डीप एनालिसिस से। आप जन्म कुंडली में कभी भी अपनी एनालिसिस करते समय ये जरूर ध्यान दें कि रिजल्ट हमें अच्छा किस समय आया है और किस समय आ सकता है। उनको पिछले हुए समय को, अच्छे समय को आने वाले समय के साथ और उन ग्रहों की अच्छी बुरी सब चीजों को देख के एक जबरदस्त प्रेडिक्शन करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो आज का जो वीडियो था ये आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे फलित करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।